भारत में कोरोना की वैक्सीन चंद दिनों के अंदर मिलना शुरू हो जाएगी, लोगों को टीके लगने शुरू हो जाएंगे। सरकार कौन सी वैक्सीन लगानी है इसको फाइनलाइज करने की आखिरी स्टेजेस पर है। लेकिन इस बीच आपने देखा एक नए किस्म की कंट्रोवर्सी को जन्म दिया जा रहा है, वो ये है कि ये वैक्सीन हलाल है या नहीं है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसको लेकर बाकायदा ये मांग की है कि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये हलाल वैक्सीन है, इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं है जो इस्लाम में बैन है, मना है, तब तक वो ये वैक्सीन नहीं लगने देंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी साहब हैं। मदनी साहब का स्वागत है इंडिया टीवी पर। नमस्कार सर, ये खबर आपकी नजर में भी आई होगी, मुझे आपका स्टैंड इस पर मालूम नहीं है, लेकिन मुंबई में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें कई इस्लामिक संगठन ऑर्गेनाइजेशंस के लोग बैठे और उन्होंने ये मांग की कि भाई पहले ये पता करें कि जो वैक्सीन आ रही है इसमें पोर्क का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। और अब ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ गया कि ये वैक्सीन आएगी तो हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, हमारे धार्मिक बिलीव्स के खिलाफ ना हो। जी देखिए, वैक्सीन एक तरह की तो नहीं, कई तरह की वैक्सीन आ रही हैं और ऑफ कोर्स आदमी को ये हक तो होना ही चाहिए कि वो ये सवाल करे कि वैक्सीन में किस तरह की चीज़ का इस्तेमाल हुआ है। कई मर्तबा धर्म की बात आती है, कई मर्तबा आदमी की अपनी हेल्थ को लेके कॉशियसनेस आती है। बहुत सारे लोगों ने उस हवाले से भी दुनिया भर में सवाल उठाए हैं। तो मेरी एक बात बहुत साफ है कि इसमें दो चीज़ें देखनी चाहिए। एक चीज़ ये देखनी होगी, हमें ये इख्तियार नहीं है कि हम किसी हलाल चीज़ को हराम कह दें या हराम चीज़ को हलाल कह दें, ये हमारा इख्तियार नहीं है। दूसरा एक ये पोजीशन है कि आदमी के, इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर ये पिछले 8-9 महीनों से खड़ी है ये चीज। लाखों लोग मर गए, तो ऐसे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यानी हम लोगों को भी इसको हराम कहने में या इसके मुखालिफत करने में, इसका विरोध करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर इतनी बात तो कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इसको समझना चाहिए कि ये किन चीज़ों से बनाया गया है। अगर बनाई जाने वाली कंपनियां, रिसर्च स्कॉलर्स, साइंटिस्ट ये यकीन दिला दें कि हाँ इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो ये अच्छा ही होगा। हालांकि इसके बावजूद भी अगर ज़रूरी होगा तो इसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये भी है। बहुत सारे उलमा ये बात कह रहे हैं कि भाई अगर ये इसका कोई अल्टरनेट नहीं हुआ हमारे पास तो इसको करना भी पड़ेगा, शायद ऐसे ही होगा। तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी तो कुछ कहना इसके ऊपर ज़्यादा आसान होगा। अभी ज़रा मुश्किल है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो लोग इसके बारे में कह रहे हैं, जैसे मुंबई का आपने हवाला दिया, तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो और उनका बड़ा काम है। तो हमें उनकी बात को सुनना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। मदनी साहब, इसीलिए आप जैसे लोगों से बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि आम लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि भाई हम करें या ना करें। अभी आपने कहा कि अगर पहले ये क्लैरिटी हो जाए कि इसमें ऐसा कोई तत्व है या नहीं, फिर लेकिन साथ में आपने ये भी कहा कि अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा तो ये लगानी भी पड़ेगी, तो फिर इससे ये सवाल बेमानी सा नहीं हो जाता? फिर हम इस बहस में पढ़ क्यों रहे हैं इसमें है या नहीं है? हाँ नहीं, अगर अच्छा है ना कि मान लीजिए हमारे पास 5 चीजें हैं, 5 में से 2 में नहीं है तो उन 2 को हम चूज कर लेंगे अपने लिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि जो इंडिया में जो चीज़ तैयार हो रही है या बाहर रिसर्च हुई है और इंडिया उसका प्रोडक्शन कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीरियसली उसे देखा जाएगा तो उसमें ऐसी चीज़ नहीं निकलेगी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा बहस कर लेने दीजिए ना लोगों को, इसमें क्या है। सर बहस हो, सही है कि बहस में ना पड़े, ये भी एक राय है। नहीं, वो चूंकि आपने एक राय है कि बहस ही में ना पड़े। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आपने चूंकि ये कहा कि अगर ऑप्शन नहीं होगा तो लगानी ही पड़ेगी, तो इससे स्वाभाविक तौर पर ये सवाल उठता है कि अगर ये ऑप्शन आप जैसे धार्मिक जानकार आदमी भी दे रहे हैं कि भाई कोई ऑप्शन नहीं होगा तो लगानी तो पड़ेगी क्योंकि जान का सवाल है, तो फिर इसका मतलब ऐसी भी बात नहीं है कि भाई ये मंजूर हो ही नहीं सकता। तो फिर हम उस तरीके से समझाएं लोगों को कि भाई आप जैसा भी होगा बेहतर ही होगा, लगा लीजिए। ठीक है,
वो भी एक लास्ट ऑप्शन है ना। अगर लास्ट ऑप्शन से पहले, क्योंकि देखिए दुनिया ने इसके, हमारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर मेहनत की है, एक चीज तैयार हुई है और वो एक नहीं है, 5 अलग अलग चीजें हैं। तो हो सकता है उनमें कुछ 5 में से 4 ऐसी चीज निकल आए जिसको यूज करने में कोई हर्ज ना हो, खुशी से करा जा सके, तो ये तो अच्छी बात होगी सभी के लिए। देखिए ये देश भी खाली ये हलाल का सवाल नहीं है, ये इस देश में भी बसने वाले लोग जो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो और रिलीजन के हैं, उनके लिए भी इसका सवाल है। तो कर लेने दीजिए ना, उसमें थोड़ा क्या है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये सवाल उठाया है और हम उनके इस सवाल उठाने को कदर की निगाह से देखते हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा है, तो इसको मैं समझता हूं सौरभ जी के इसको बहुत अदरवाइज न लेकर के पॉजिटिवली लिया जाए। और हम लोग एक बड़ी महामारी का हम लोग गुजर रहे हैं, बहुत तकलीफ से गुजरे हैं, हमारे बहुत सारे अपने लोग बिछड़ गए हमसे इसमें मुसीबत में। तो हम उन सबको भी ध्यान रखना है और आगे जो लोग हैं उनकी जिंदगियों का भी ध्यान रखना है। सर आपने कहा बहस में कोई हर्ज नहीं है, उनकी बात को तवज्जो दी जानी चाहिए, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब ये टीका आएगा, जब ये लगना शुरू होगा, तो बहुत तेजी से इस काम को आगे सरकार करेगी। क्योंकि आप सोचिए, हम इतनी बड़ी आबादी हैं, इंग्लैंड जैसा देश जहां शुरू हुआ है, हमारे से कितना गुना वहां कम लोग रहते हैं, उनको अभी 6 महीना साल भर बताने लोग लगेंगे। तो हमारे आप समझ सकते हैं इसमें कितना वक्त लगेगा। तो इसलिए बहस में जितना कम वक्त जाए उतना बेहतर है। और उसके अलावा मैं 2-3 फैक्ट्स रखना चाहता हूं सर, आपके जरिए बातचीत के जरिए कुछ फैक्ट्स जाएं। पहली बात तो इंडिया के एक्सपर्ट्स ने साफ साफ कहा, हमारे साथ डॉक्टर गुलेरिया एम्स के जो डायरेक्टर हैं बात कर रहे थे, वो कोविड प्रोटोकॉल्स बनाने में, कोविड की महामारी को रोकने में एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कोरी अफवाह है कि इसके अंदर ऐसी कोई चीज है, तो ये लोगों के मन में आना नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये सवाल भी बुनियादी तौर पर भारत में नहीं उठा, ये इंडोनेशिया में उठा था। ये इंडोनेशिया में कुछ लोगों ने मांग की थी कि जो वैक्सीन बने उसमें हलाल सर्टिफिकेट लगा दिया जाए, क्योंकि इंडोनेशिया में शायद चीन से वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है जिसमें पोर्क बेस्ड जेलेटिन का इस्तेमाल है। हमारे यहां चीन की वैक्सीन का सवाल ही नहीं है, तो ये तो दुष्प्रचार ही हुआ ना। सही बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं अपने लोगों से भी और सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, कि अफवाह पर नहीं बल्कि रियलिटी पर ध्यान जाए। और जो हमारी चाहे फाइजर वाली हो और चाहे ये जो ऑक्सफोर्ड वाली है जिसको पुणे में तैयार किया जा रहा है, तो यही बड़ी मात्रा में इंडिया में शायद आने वाली है। मैं ज्यादा इसके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन ये कि दुष्प्रचार में आकर कुछ करने के बजाय ऐसा हो कि जिम्मेदार लोगों से बातचीत करी जाए और इसको पॉजिटिवली लिया जाए। जी हाँ जी, आपने ठीक कहा। किसी हद तक आपसे एग्री भी करता हूँ। जी हाँ, क्योंकि जो 3 वैक्सीन भारत में जिन पर विचार चल रहा है और फाइनल स्टेजेस में है, वो तीनों भारत में बनने जा रही हैं और वो उसके बारे में जानकारी सार्वजनिक तौर पर होगी कि इसमें क्या इस्तेमाल हुआ। मैं इससे सर अब थोड़ा सा अलग हटता हूं सवाल से। अब मैं कहता हूं, फर्ज कीजिए कि उसके अंदर, वैक्सीन के अंदर जो भी चीज इस्तेमाल हो रही है, पहली बात तो वो दवा है, वो जिंदगी बचाने के लिए है, और जिंदगी की अहमियत किसी भी धर्म में सबसे ऊपर है। ये जिस पोर्क बेस्ड जेलेटिन का बार बार जिक्र किया जा रहा है, मैंने उसके बारे में पढ़ा कि वो इस्तेमाल होता क्यों है, अगर किसी वैक्सीन में होता है तो उसकी वजह यह है कि उस वैक्सीन को कारगर रखने के लिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, उसकी स्टोरेज करने के लिए, उस वैक्सीन की जिंदगी बढ़ाने के लिए कुछ तत्व इस्तेमाल कहीं कहीं किए जाते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, हाइपोथेटिकल है जी। ऐसी सूरत में हमें जब कॉस्ट भी देखनी है, ये भी देखना है कि इतनी भारी मात्रा में है, मान ले कोई ऐसी दवा आती है जिससे किसी को कोई धार्मिक एतराज हो सकता है, तो क्या कहीं इतनी शिद्दत से मनाही है कि वो लगाई ही नहीं जा सकती? मैंने आपसे शुरू में भी कहा, 2 बातें बहुत क्लियरिटी के साथ दोबारा कहना चाहता हूं। नंबर 1 बात यह है कि जो सवाल मुंबई की ऑर्गेनाइजेशंस ने उठाया है, वो सवाल उठाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत बड़ा काम है उनका, और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत सम्मानित तरीके से हमें उनके साथ बिहेव करना चाहिए। तो एक बात यह है। दूसरी बात यह है
कि ऑफ कोर्स वो भी इस बात पर मुत्तफिक होंगे कि अगर जान का खतरा हो जाए और जान बचाने के लिए कोई चीज करनी हो तो उसका ऑर्डर अलग होता है और नॉर्मल कोर्स में जो काम हो रहे हैं उसका ऑर्डर अलग होता है। तो ये अपनी जगह है, वो लोग इसको जानते हैं, मुझसे ज्यादा वो लोग मसले को जानते हैं। मैं तो मुफ्ती हूं भी नहीं, मैं एक कॉमन आदमी हूं और बहुत ज्यादा मेरा इस्लामिक ऑर्डर में जो मुफ्ती का जो पोजीशन होती है, मेरे पास वो पोजीशन नहीं है। मैं डिग्री नहीं दे सकता, मैं कोई फतवा नहीं दे सकता हूं। और वो लोग, मुझे लगता है कि वो लोग भी अगर पॉजिटिवली, सौरभ साहब आप भी अगर उनसे बात करेंगे तो बहुत पॉजिटिव होगा उनका जवाब। अल्टीमेटली मैंने जहां तक समझा है दीन को, वो यही है कि आखिर में अगर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो ये लेना ही पड़ेगा लोगों को। सर, मैं क्यों ये बात आपसे कर रहा हूं, क्योंकि जब हम, जैसे आपने बार बार कहा कि वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें जानकार लोग बैठे हैं, और उन्होंने ये कहा, महाराष्ट्र सरकार ने अपने एफडीए को, अपनी एजेंसी को कहा आप इसके बारे में पता कीजिए। मेरे मन में सवाल है कि सरकार जब महामारी से लड़ने के लिए कोई दवा इजाद हो रही है, उसको खरीदेगी, तो वो क्या फैक्टर रखेगी अपने दिमाग में? वो देखेगी कीमत, वो देखेगी कौन कितनी बड़ी तादाद में बना सकता है। अब उसमें ये तीसरा फैक्टर वो देखे और फिर उसके हिसाब से तय करे, आपको लगता नहीं है जायज नहीं है? नहीं, वो ठीक है। देखिए, ऐसा है, सरकार भी हमारी है और हम भी सरकार को बनाने में, सरकार को लाने में हमारा भी योगदान है, हमारा हिस्सा है, हमारी अपनी सरकार है। तो हम सब लोग मिलजुल करके अगर कुछ ऐसा सवाल मन में आता है तो उसकी अगर क्लैरिटी हो जाएगी तो अच्छा ही होगा। इसमें सौरभ साहब, मुझे कोई बहुत ज्यादा ऐसा हरज नजर नहीं आता। अलबत्ता यह है कि इससे बहरहाल हमें सबको मिलजुल कर ही आगे निकलना है इस लड़ाई से। तो और उम्मीद है कि निकल भी जाएगी। अब इंसानियत बेहतरी की तरफ, मानवता जा रही है और ये वैक्सीन अच्छा हल है। और मुझे उम्मीद है कि मैं दुआ भी करता हूं, सभी दुआ कर रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है ये कामयाब हो जाए और ये अपना रूप ना बदले। ये दुआ भी करनी चाहिए, मांगना चाहिए ईश्वर से, अल्लाह से, अपने मालिक से कि हम लोगों को इस सारी मुसीबत से निकाल दे वो। सर, अब एक बात ये और बता दीजिए, हमने आमतौर पर देखा है कि मुस्लिम बिलीफ्स रखने वाले बहुत से लोग, जब ऐसा कोई सवाल आता है कि ये दीन के हिसाब से है या नहीं है, तो फिर वो सवाल पूछते हैं जिसका जवाब को फतवा कहते हैं, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि वो मुफ्ती डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसे भारत में ये फाइनल ओपिनियन देने वाला कौन है जो ये जवाब दे सके कि भाई आप ये कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते? और क्या उनसे पूछा जाएगा ये सवाल? ये एक बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये भारत की बड़ी खूबसूरती है। देखिए, कितने धर्म के मानने वाले हैं, कितनी अनेकता है इसमें। और इस अनेकता में अगर हम एकता को तलाश करेंगे तो वो भी बहुत बड़ी है। यही हमारा भारत है, अनेकता में एकता है, एकता में अनेकता है। तो मैं तो इसको भारत की बड़ी खूबसूरती मानता हूं। कोई मुसलमानों में भी कोई ऐसा नहीं है जो ये दावा करे, और होना भी नहीं चाहिए कि सारा बस एक ही आदमी के या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के गिर्द सब कुछ घूमता है। ये इंडिया के हिंदुओं में भी ऐसा नहीं है, मुसलमानों में भी ऐसा नहीं है, और शायद सिखों में भी ऐसा नहीं है। डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। कहीं कश्मीरी बोलने वाले हैं, कहीं कन्नड़ बोलने वाले हैं, कहीं तमिल बोलने वाले हैं। तमिल में मुसलमान तमिल भी हैं, नन मुस्लिम तमिल्स भी हैं। तो हमारा देश बड़ा अजीब देश है। ऐसा देश आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं सर, लेकिन ये अनेकता में एकता अच्छी चीज है, लेकिन कई बार परेशानी भी खड़ी हो जाती है। अब आप एक प्रैक्टिकल सोच के लिबरल आदमी हैं, आप हर पहलू से चीजों को देखते हैं। आपने कहा भाई अगर कोई ऑप्शन ना हो तो लगाना पड़ेगा। आपको मानने वाले लोग कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मौलाना साहब ने कहा ठीक है। अब केरल के कोई मुफ्ती साहब होंगे, उन्होंने कहा नहीं, मनाही है, नहीं लगा सकते। बंगाल में किसी ने कह दिया नहीं लगा सकते। तो आप सोचिए ना क्या परिस्थिति पैदा होगी। एक आम आदमी मना कर देगा कि मैं नहीं लगाना चाहता, तो क्या करेंगे? हाँ, ठीक है, ये तो अधिकार आदमी को होना ही चाहिए ना। इतना तो किसी आम आदमी को भी कहे जी मैं तो नहीं लगाता। नहीं सर, ये अधिकार नहीं दिया जा सकता। ठीक है, उनका सफर बंद हो जाएगा। नहीं सर, मौलाना साहब, इसमें ट्रेन में जाएंगे, ये अधिकार नहीं दिया जा सकता सर।
अगर ये बीमारी ऐसी होती कि केवल मुझे हो गई और मैं सफर करूंगा, मेरी मर्जी है, मैं नहीं लगाना चाहता, तो फिर भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मुझे है और मैं कैरियर हूं, हाँ, और मैं बांट भी सकता हूं, तो ये मेरा राइट नहीं है कि मैं मना कर दूं। मैं आपसे इस बात जो आप कह रहे हैं उस पर भी एग्री करता हूं आपसे, और ये जरूरी होगा, सही बात है आपकी। लेकिन मेरा ये भी कहना है आपसे कि जो हाइपोथेटिकल सवाल हो रहे हैं, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग समझ जाएंगे और लोगों को मना लिया जाएगा, लोग मान भी जाएंगे, लगवाएंगे भी। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा, तो जब डॉक्टर गुलेरिया साहब कह रहे हैं, मना कर रहे हैं कि ऐसी किसी चीज़ का यूज़ नहीं हुआ है, इसको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ कह दिया जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। मुंबई वाले भी अनाउंस कर देंगे, मुझे लगता है ये क्लैरिटी और थोड़ी सी हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मुंबई वाले भी कहेंगे हाँ साहब लगाओ, शौक से लगाओ, बल्कि अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। आपको पोलियो के बारे में याद होगा कि पोलियो के लिए शुरू में बहुत चला, लेकिन आखिर में यही हुआ, हर स्कूल ने, देवबंद, दारुल उलूम देवबंद जैसे इंस्टीट्यूशन ने, जिसका काम नहीं है ये, बार बार अपील करके लोगों से बच्चों को लगवाया और इंडिया उसमें जीता, कामयाब हुआ। इसमें भी हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे। अब सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर अब यूएई का उदाहरण सामने आया मौलाना साहब। यूएई की सरकार ने कहा कि इस बहस में मत पड़िए और ये जान का सवाल है, और जो भी होगी, जो भी वैक्सीन आएगी, टीका आएगा, वो सबको लगाना पड़ेगा। वो तो इस्लामिक मुल्क है। ठीक बात है, वो उनकी बात है, और बंबई वालों की बात है, और हमारी बात है, तो ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ ठीक हो जाएगा सब। एक मर्तबा सब लोग बैठेंगे, सब समझेंगे और चीज़ों को सबको देखा जाएगा। अभी वैक्सीन आया भी नहीं है और अभी सबका नंबर आने वाला भी नहीं है। शुरू में तो फ्रंट लाइन जो हमारे योद्धा हैं उनको लगाया जाएगा, तो नंबर आते आते कुछ टाइम भी मिलेगा, कुछ टाइम गेन करेंगे हर नई चीज़ का। जैसे आपने बताया कि वो मीडिया में खबर चली थी इंडोनेशिया से, और इंडोनेशिया को चाइना से वो आ रहा है। हमारे पास तो चाइना की कोई चीज़ आई नहीं रही, हमारी खुद की बनाई हुई है। और ये सेंसिटिविटी हमारे पास जितनी है, हमारे देश के लोगों के पास है, इतनी दुनिया के किसी देश के पास नहीं है इस चीज़ को लेकर के, चाहे एनिमल से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के है। तो मैं समझता हूँ ये ठीक हो जाएगा, ये इशू बहुत बड़ा नहीं बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। मौलाना साहब, आपसे वैसे बनेगा तो उसको लड़ा जाएगा। आपसे हर बार बात करके मुद्दे की क्लैरिटी मिल जाती है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप इस पर कोई फर्म ओपिनियन देना नहीं चाह रहे, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि मुंबई वालों की भी सुनो, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई बहुत बड़ा हर्ज भी नहीं है। मैं दोनों बातें इसी वजह से कह रहा हूं कि देखिए, जब कोई भ्रम फैलाने वाली चीज आती है तो उन लोगों ने एक लाइन ली है, तो मैं उस लाइन के विरोध नहीं जाऊंगा, बल्कि ये चाहूंगा कि क्लैरिटी हो जाए और उनकी लाइन भी वही हो जाए जो हमारी सबकी देश वालों की एक लाइन है, और हो भी जाएगी। मैं समझता हूँ क्लैरिटी आ जाएगी 2-4-5 दिनों में और ठीक हो जाएगा, तो उसको उसी तरह लेना चाहिए। तो चलिए, इस मामले को ज्यादा ना खींचते हुए मैं आपसे फाइनल ओपिनियन, ताकि सारा हमारी बातचीत समाप्त हो जाए, मैं इतना पूछना चाहता हूं, आप ये चाहते हैं कि इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए जो भी वैक्सीन सरकार फाइनल करे कि उसमें क्या है और क्या नहीं है? हाँ, देखिए, सरकार को और जो एजेंसीज हैं या जो बनाने वाली कंपनियां हैं या जिन्होंने इसको जनरेट किया है, इस जो साइंटिस्ट हैं, उनकी तरफ से क्लैरिटी, मुझे ये उम्मीद है, नहीं बल्कि यकीन है कि इंडिया में कम से कम ये दो जो बन रही है, फाइजर वाली और ये जो सेरम इंस्टीट्यूट वाले बना रहे हैं ऑक्सफोर्ड की, मुझे इन दोनों के बारे में काफ़ी हद तक यकीन की हद तक है कि ये दोनों में ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा है, तो ये क्लैरिटी आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगा इशू बस। तो ये इशू रहेगा नहीं, 2-4 दिन के बाद तो खुद ही नहीं रहेगा। सौरभ जी, चलिए, उम्मीद यही करते हैं मौलाना साहब कि ये मुद्दा ना बने और टीके की इस वक्त सख्त जरूरत है भारत में, और वो काम जल्द से जल्द सिरे चढ़े। और अगर मुद्दा बना तो फिर आप जैसे लोगों को इसे समझाना भी पड़ेगा। बिल्कुल जरूरत है, जरूर बिल्कुल आपके साथ हैं हम, कंधे से कंधा मिला के। सौरभ जी, इसको लगाना ही होगा और ये करना ही होगा जैसे भी हो, और इसको ठीक ठाक करके। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, शुक्रिया।
मौलाना महमूद मदनी, उनका कहना है कि जिन लोगों के लिए ये कंसर्न की बात है कि इसमें कहीं कोई गैर इस्लामी चीज़ तो नहीं आने जा रही टीके में, उनका हक है कि वे सवाल पूछे, लेकिन जो बात वो फाइनल कह रहे हैं, जहां जान का सवाल हो वहां पर उसी चीज़ को तरजीह दी जानी चाहिए। वो इस विवाद को ना खींचते हुए चाहते हैं कि इस पर क्लैरिटी आ जाए। अब देखना होगा कि क्या सरकार इसे एक फैक्टर मानती है अपने लिए वो वैक्सीन तय करते हुए, और क्या उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में कुछ सार्वजनिक तौर पर जानकारी देने की ज़रूरत सरकार महसूस करती है।